Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. हेलो, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या टॉपिक है? एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका हमारे इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है, आज हम उसके रिलेटेड पढ़ेंगे। इस टॉपिक को सिर्फ आप ये मत सोचना कि जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है वही पढ़ सकते हैं। इस टॉपिक में जब मैं इसको आगे फर्दर पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें हम वेरियस स्कीम्स डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी स्कीम्स जिनका इकोनॉमिक सर्वे में नाम था, कुछ ऐसी स्कीम्स जो बजट में थी, तो कुछ ऐसी स्कीम्स जो करंट में थी। तो मे बी वो जो स्कीम्स हैं आपको करंट अफेयर्स में भी हेल्पफुल हो सकती हैं, और बड़ी सारी चीजें आपको इस टॉपिक में सीखने को मिलेंगी। हमने देखा कि रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था फार्मर इश्यूज को लेके, एमएसपी लेके, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि एमएसपी क्या है, कौन एमएसपी इशू करता है, फिर ये मंडीज का क्या है, ये सारा चीजें हम इसमें देखेंगे। और मैं आपको पहले एक फ्रेमवर्क बताऊंगा कि ये जो एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसमें आपको क्या आ सकता है और कहां से पूछ सकते हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ फैक्ट्स, सम फैक्ट्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे कि अभी रिसेंटली जो भी बजट आया, इकोनॉमिक सर्वे आया, एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी उनके फाइंडिंग्स थी कि क्या एग्रीकल्चर का क्या नेशनल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर की कितनी ग्रोथ रही है, ये कुछ हम फैक्ट्स देखेंगे जो आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। फिर जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में देखेंगे उसके बाद हम वेरियस रेवोल्यूशंस देखेंगे, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, पिंक रेवोल्यूशन क्या है, वेरियस रेवोल्यूशन देखेंगे। फिर उसके बाद हम अबाउट एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या है, क्या इशू था इसके रिलेटेड। फिर इसी में हम देखेंगे एपीएमसी एक्ट। एपीएमसी एक्ट क्या है, इसी में हम देखेंगे ई नैम का कंसेप्ट क्या है। फिर हम वेरियस स्कीम्स देखेंगे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, दैट लाइक पीएम आशा स्कीम, पीएम किसान स्कीम, फसल बीमा योजना स्कीम, एंड देन वी हैव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एंड पीएम किसान, एंड देन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ऑपरेशन ग्रीन, ये सारी स्कीम्स हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एफआरपी क्या होता है, एफआरपी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर जिनके रिलेटेड एक दो बार एमसीक्यू आ चुका है। आईसीएआर क्या होता है, एफसीआई क्या होता है। फिर उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे वेरियस रेवोल्यूशंस और उनके की उनका कौन है, कौन फादर ऑफ दिस रेवोल्यूशन इज हु एंड ऑल। तो दिस इज द फ्रेमवर्क देखेंगे हम कि एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस इज द फ्रेमवर्क कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। और ये टॉपिक जो है इट इज नॉट ओनली कि जिनके सिलेबस में जो है, बट अदर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ये देख सकते हैं ये सारी स्कीम्स जो थी वो इंपॉर्टेंट हैं और न्यूज में भी रही हैं, समहाउ आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी। चलो करते हैं स्टार्ट। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है पसंद आएगा, मे बी ये एक दो लेक्चर होंगे इसके रिलेटेड। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले फैक्ट्स। फैक्ट्स में क्या है कि जो हमारी एग्रीकल्चर की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है उसका कितनी ग्रोथ है। 2019-20 में इट वाज 2.8% एंड 2020-21 में इट वाज 3.4%। तो ये है आपका करंट में, इसको याद रखना कि 2020-21 में जो एग्रीकल्चर की रियल जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी है, दैट इज 3.4%। दूसरा, एग्रीकल्चर का क्या शेयर है हमारी नेशनल जीडीपी में। 2019-20 में इट वाज 17.8% एंड 2020-21 में इट इज 19.9%। मतलब कि अगर हमारे नेशनल जीडीपी सपोज करो ₹100 है, 100% है सपोज करो, 100% में से 19.9% जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर का है। दिस इज द एग्रीकल्चर शेयर इन नेशनल जीडीपी। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अब हम आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन पे। ग्रीन रेवोल्यूशन को पढ़ने से पहले आपको दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला नॉर्मन बोरलॉग और दूसरा एमएस स्वामीनाथन। ये दो नाम आएंगे ग्रीन रेवोल्यूशन में, और एक और नाम आएगा दैट इज PL 480, दैट इज पब्लिक लॉ 480, दैट इज इन 1956। ये मैं आपको अभी समझाता हूं कि ये क्या चीज है क्या नहीं है। सिर्फ अभी ये चीजें याद रखो, तीन नाम इसके रिलेटेड हैं। देखो
क्या हुआ जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो हमारे इंडिया में काफी ज्यादा गरीबी थी, काफी ज्यादा पॉवर्टी थी। तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि हम इंडियंस वी नीड फूड ग्रेन्स, खाने के लिए हमें फूड ग्रेन चाहिए था। अब उसके साथ साथ क्या था कि जिस हिसाब से हमारी जो राइसिंग पॉपुलेशन थी, जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उस पॉपुलेशन की जो डिमांड थी, और उसी डिमांड के साथ साथ जो हमारी प्रोडक्शन थी किसकी, फूड ग्रेन्स की, मींस की डिमांड हमारी जो थी वो ज्यादा थी, बट हमारी जो फूड ग्रेन्स की जो सप्लाई थी वो कम थी। क्यों? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो राइज कर रही थी, और इस राइजिंग पॉपुलेशन की जो इन्होंने कंजप्शन तो करना ही था, खाना था, तो इनकी जो डिमांड थी, दैट डिमांड डज नॉट मैच विद द सप्लाई और प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स इन इंडिया। अब जब ये डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हो गया, तो अब हमें अपनी जो राइसिंग पॉपुलेशन है उनका पेट तो भरना ही है ना। तो इसके चक्कर में हमने क्या स्टार्ट किया, हमने फूड ग्रेन्स को बाहर से मंगवाना स्टार्ट किया। मींस हमने इंपोर्ट स्टार्ट किया, किसका, फूड ग्रेन्स का, ठीक है। हमने क्या स्टार्ट किया, फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट स्टार्ट कर दिया। अब इसी इंपोर्ट के चलते हमने क्या किया, 1956 में यूएसए के साथ हमने एक एग्रीमेंट किया जिसको हम बोलते हैं PL 480। समझ आया, PL 480 पता लग गया। 1956 में हमने यूएसए के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको बोलते हैं PL 480, दैट इज पब्लिक लॉ 480, जिसमें यूएसए ने हमें फूड ग्रेन सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया इन ऑर्डर टू मीट अवर डिमांड ऑफ राइसिंग पॉपुलेशन। अब क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया, अब क्या होता है कि 1962 में एक वॉर होता है इंडिया और चाइना का, और 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है। जब ये दो युद्ध होते हैं जिसके चलते हमारी जो इंडिया की खुद की जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है, तो हमारी जो बाहर के कंट्रीज पे जो इंपोर्ट हो रहा है फूड ग्रेन का, उस पे ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है, लाइक इन ऑन यूएसए। तो हमारी यूएसए पे ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंसी हो जाती है रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ फूड ग्रेन। अब इसी चीज का फायदा उठाकर यूएसए चाहता है कि यूएसए उस वक्त चाहता है कि भाई इंडिया जो है अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को हमारे अकॉर्डिंग चले। क्यों? क्योंकि उस वक्त क्या चल रहा था, दिस टाइम पीरियड, ये जो कौन सा टाइम पीरियड है, 1962 वाला, 1960s वाला, ये जो टाइम पीरियड था 1960s वाला, ये जो टाइम पीरियड था, ये कौन सा टाइम पीरियड था, कोल्ड वार वाला। कोल्ड वार वाला मींस आइडियोलॉजिकल वार, जहां पे दो ग्रुप थे, एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। अब यूएसए चाहता था कि इंडिया जो है, इंडिया की डिपेंडेंसी है यूएसए के इंपोर्ट्स पे, यूएसए चाहता था कि इंडिया अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को हमारे अकॉर्डिंग चलाए। क्यों? क्योंकि यूएसए को पता था कि इंडिया हम पे डिपेंडेंट है। इवन कि एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ गई थी, यूएसए ने अपनी शिप के जो कंटेनर्स थे उनको रोके रख दिए बीच में कि भाई हम नहीं भेजेंगे। अब इसी सिचुएशन को रियलाइज करते हुए हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने इस सिचुएशन को गहराई से सोचा। उन्होंने कहा यार ये तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो इन पे डिपेंडेंट हैं, तो ये तो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हमें ये जो फूड ग्रेन की इंपोर्ट पे हमारी जो डिपेंडेंसी है इसको हमने कम करना है। तो उसी के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, हमारे इंडिया में क्या लाया, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए लाया? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ताकि हम फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें, ताकि हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है ऑन अदर कंट्री, स्पेशली ऑन यूएसए, वो कम हो सके। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। पता लग गया व्हाई ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इस तरह ग्रीन रेवोल्यूशन आया हमारे इंडिया में। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के रिलेटेड मैंने आपको बताया था, देयर आर टू नेम्स एसोसिएटेड विद द ग्रीन। नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मींस कि क्या होता है, 1940s के टाइम पीरियड में
मैक्सिको में ये जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन वहां पे इंट्रोड्यूस किया और उसी का कंसेप्ट लेकर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया MS स्वामीनाथन ने। इसलिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है, दैट इज MS स्वामीनाथन। और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, आपको पता लग गया क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो था पहले वो इंट्रोड्यूस किया गया ये पंजाब वाला रीजन, हरियाणा वाला रीजन, यूपी का कुछ पोर्शन, इन स्टेट्स में ये ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। फर्दर इसको एक्सटेंड किया गया टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो आज की इसी तरह हमारे इंडिया में जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन थी उसको बढ़ाया गया। तो इट मींस ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि हमने जो फूड ग्रेन्स थी उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाना था। अब फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है? कि क्या किया हमने, हमारे इंडिया में हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव किया गया, एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन लाई गई। क्या किया गया? हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, पेस्टिसाइड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया, मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इन सभी चीजों का जब हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में इंट्रोडक्शन हुआ ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1966 से, दैट इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए, फर्टिलाइजर्स आए, पेस्टिसाइड्स आए, इन सभी की वजह से हमारी जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन थी वो बढ़ गई और हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी थी वो कम होगी। एंड दिस कंसिडर्ड एज द green revolution, and so MS Swaminathan is known as the father of green revolution in India. I hope कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। एंड हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? दैट इज MS स्वामीनाथन। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा इसमें टॉपिक देखते हैं, दैट इज MSP, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP आपने देखा होगा न्यूज में काफी ज्यादा रहा है, अभी भी है MSP को रिलेटेड। तो मे भी मुझे लगता है कि आपको क्या पता ऐसा क्वेश्चन पूछा है। MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखो मिनिमम मींस कम से कम, सपोर्ट किसको? प्राइस। मतलब क्या है? ये एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ है फार्मर्स। अगर फार्मर कोई अपनी फसल लगाता है, सपोज करो राइस, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट क्या करती है? MSP अनाउंस करती है रिलेटेड टू राइस कि भाई जो किसान है, अगर किसान को राइस का प्राइस नहीं मिलता मार्केट में, तो गवर्नमेंट इस मिनिमम प्राइस पे किसान से राइस खरीद लेगी। मींस ये किसान को उसकी सपोर्ट दी है कि भाई तू टेंशन नहीं ले, अगर तेरे को जो फसल के दाम नहीं मिलते अच्छे मार्केट में, तो मैं बैठा हूं, मैं तुझे मिनिमम सपोर्ट दूंगा इन द फॉर्म ऑफ MSP, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्लियर हो गया? समझ आ गया? अब देखो बात आती है कि ये जो MSP है इसको कौन अनाउंस करता है? देखो एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है जिसका नाम होता है CACP, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है CACP। ये क्या करती है? ये रिकमेंड करेगी कि भाई किसको रिकमेंड करेगी? CCEA, दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये जो कमेटी है दैट इज CACP, ये रिकमेंड करेगी किसको? CCEA को कि भाई आप MSP इस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए इतना MSP अनाउंस करो। ये जो क्या मैंने बोला, अब आता है बात, क्वेश्चन आता है कि हु विल अनाउंस द MSP? MSP अनाउंस कौन करेगा? MSP विल बी अनाउंस्ड बाय CCEA, दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। बट इस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को रिकमेंडेशन कौन देगा कि राइस के लिए इतना MSP अनाउंस करो, व्हीट के लिए इतना MSP अनाउंस करो? कौन रिकमेंडेशन देगा? दैट रिकमेंडेशन विल बी गिवन बाय CACP, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। अगर कहीं MCQ में आ जाए कि हु विल रिकमेंड द MSP, तो नीचे 4 ऑप्शन आ जाए, रिकमेंडेशन कौन देगा? CACP। हु विल अनाउंस द MSP? दैट इज CCEA, दैट इज द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स।
क्लियर हो गया? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, कि एक इतनी अमाउंट, इतना पैसा जो गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर्स को एश्योर करती है कि आपको अपनी लागत, आपकी जो भी फसल होगी, उस आपकी जो भी क्रॉप होगी, उस पे इतने पैसे हम आपको देंगे ही देंगे, चाहे आपको मार्केट से इससे कम मिलेगा हम आपको देंगे या ज्यादा मिलेगा आपकी मर्जी है, हम इतने आपको पैसे देंगे ही देंगे। दैट इज अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्लियर हो गया? अब इसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रिलेटेड ये 3 कंसेप्ट हैं। ये 3 कंसेप्ट क्या है कि देखो, एक है A2, एक है A2 प्लस FL और एक है C2। देखो, जो अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है ना MSP, जैसे सपोज करो राइस के लिए उन्होंने MSP अनाउंस किया, तो वो किसको लेके चलती है? इस वाले फैक्टर को लेके चलती है। इस वाले फैक्टर में 1.5 टाइम्स इंक्रीज कर गवर्नमेंट MSP अनाउंस करती है। आपको मैं समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। देखो, अब ये कोई किसान है, किसान का ये कोई खेत है, ठीक है। इस खेत में किसान क्या करता है, कोई पर्टिकुलर फसल लगाता है अपनी। दिस इज द लैंड ऑफ द फार्मर, ठीक है, और ये उसने अपनी कोई क्रॉप लगाई। अब इस फसल को लगाने के लिए किसान का कुछ इनपुट्स, मींस उसका कुछ खर्चा आएगा, जैसे उसको सीड्स खरीदने हैं, बीज खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, उसको पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं, ठीक है, खरीदने हैं ना। तो ये जो खर्चा आया किसान का, दैट इज कॉल्ड एज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि किसान को इस फसल पे कितना खर्चा आया। जब हम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो आता है A2, वो क्या हो गया? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर हो गया कि किसान का फर्टिलाइजर्स पे, सीड्स पे, पेस्टिसाइड्स पे, केमिकल्स पे, इन सभी चीजों को, फसल को उगाने के लिए किसान का कितना खर्चा आया। क्लियर हो गया? ये आ गया A2। अब दूसरा आता है A2 प्लस FL, मींस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस FL, मींस FL का मतलब होता है फैमिली लेबर। मतलब सपोज करो ये कोई खेत है, ये खेत है, सपोज करो ये हमारा खेत है और मेरे पापा किसान है। मैं क्या करता हूं, पापा के साथ, पापा क्या कर रहे हैं, इसमें खेत फसल लगा रहे हैं और मैं भी उनकी हेल्प करने पहुंच जाता हूं। मेरे साथ मेरा भाई भी, मेरा एक रिश्तेदार भी पहुंच जाता है, ठीक है, कि चलो बेले बैठे हैं, हम लग जाते हैं सारे। तो 3-4 बंदे यहां पे फैमिली लेबर लगी इस क्रॉप को उगाने के लिए, ठीक है, 3-4 बंदे लगे। अब क्या है, अगर सपोज करो मैं इसमें कितने बंदे लगे, सपोज करो 4 फैमिली मेंबर्स हैं, सपोज करो 4 फैमिली मेंबर्स इस खेत में हैं। अगर यही 4 फैमिली मेंबर्स कहीं बाहर काम करते तो उनको पैसे मिलते, उसी पैसे का इस्तेमाल वो क्या करते, खर्चे में करते ना। तो बट यहां पे वो कहां पे लग गए, अपने ही खेत में, वहां पे तो उनको लेबर नहीं मिलेगी। अगर इन्हीं 4 फैमिली मेंबर्स की जगह 4 हमने कोई लेबर हायर किए होते तो उनको पैसा देना पड़ता, तो वो खर्चा तो बचा। इट मींस अगर फैमिली का कोई बंदा इस खेत में लगा है, उस पे जो खर्चा, उसका जो खर्चा बनता था वो तो इंक्लूड नहीं किया ना A2 में, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो सिर्फ हमने ये चीजें ली। जब हम फैमिली लेबर को भी इंक्लूड करते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, कि भाई अगर सपोज करो ये 4 फैमिली मेंबर्स इस खेत में लगे हैं तो इनकी भी तो कोई वैल्यू होगी। अगर ये कहीं बाहर लगे होते या इससे इन्हीं 4 फैमिली मेंबर्स की जगह अगर आपको कोई 4 लेबर हायर करने पड़ते तो आपको उनको पैसे देने पड़ते ना, तो वो भी तो कास्ट है ना इस क्रॉप की प्रोडक्शन में। तो जब हम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस फैमिली लेबर भी इंक्लूड कर देते हैं, वो होती है A2 प्लस FL। इट मींस आज के प्रेजेंट सिनेरियो में जो गवर्नमेंट MSP अनाउंस करती है वो इस चीज को लेके चलती है। इस चीज मींस अगर सपोज करो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो सारी चीजें थी इन पे अगर 20 रुपए खर्चा आया प्लस फैमिली लेबर 40 रुपए, टोटल हो गया 60 रुपए। तो इस 60 रुपए का 1.5 टाइम्स बढ़ा दो, वो होता है MSP आज का प्रेजेंट सिनेरियो। मींस A2 प्लस FL का 1.5 टाइम्स कर दो, उसको बोलते हैं MSP। और ये कितना 1.5 टाइम्स कर दो। अब ये जो A2 प्लस FL है ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगी हमारी CACP ऑन टेकिंग इनटू वेरियस अकाउंट्स वेरियस फैक्टर्स। तो बट आपको पता होना चाहिए कि A2 प्लस FL क्या होता है और आज की डेट में यही अनाउंस हो रहा है। अब तीसरा इशू है दैट इज C2, दैट इज द कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। अब देखो, अब ये जो लैंड है, अगर ये लैंड सपोज करो किसान की अपनी है, सपोज करो ये मेरा ही खेत है, मुझे यहां पे कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा ना, कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा। अगर सपोज करो
यही लैंड अगर मैंने किसी से लिया होता रेंट पे, तो मैं उस पे खेती कर रहा होता तो मुझे उसका रेंट देना पड़ता। अब वो रेंट में देता, वो भी तो बच रहा है ना मेरा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये तो मेरा अपना लैंड है। अगर मैं इस पे कोई कैपिटल लगा रहा हूं, वो भी तो बच रहा है। तो अगर हम वो सारी चीजें ले लें कि अगर सपोज करो हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये जो लैंड है ये मेरा नहीं होता तो मुझे इस पे रेंट भी देना पड़ता। अगर मैं वो फैक्टर्स भी लेके चलूं, देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, मींस कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें A2 भी आ जाएगा, FL भी आ जाएगा, प्लस ये जो लैंड है इस पे जो रेंट देना पड़ता। अगर सपोज करो मैं एक फार्मर हूं और मेरे पास अपना कोई लैंड नहीं है, मैं एक बंदा है जिसके पास बहुत सारी लैंड है, मैं उससे लैंड ले लेता हूं, उसको बोलता हूं कि भाई ये तू मुझे खेत दे दे, मैं तुझे इसका 1000 रुपया रेंट दे दूंगा। अब ये इस पे कितना आ गया रेंट? 1000 रुपीज रेंट आ गया। अब मैंने इस पे जब फसल लगाना स्टार्ट की, इस पे मेरी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आ जाएगी, प्लस मेरी फैमिली लेबर भी आ जाएगी, ये आ गया ये वाला। बट इसमें क्या रेंट इंक्लूड होगा? इसमें नहीं ना। तो जब हम ये चीजें भी इंक्लूड कर लेंगे इस क्रॉप को उगाने के लिए, देन इट इज कॉल्ड C2, दैट इज द कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। आई होप कि मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि A2 मींस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर एक फसल को लगाने पे सीड्स, फर्टिलाइजर, इनपुट्स पे कितना खर्चा आ रहा है। जब इनपुट्स के साथ साथ हम फैमिली लेबर का भी अकाउंट में ले लेंगे कि भाई अगर फैमिली लेबर है तो उस पे भी उसकी भी तो वैल्यू है ना। अगर हम फैमिली लेबर को भी अकाउंट में लेंगे, देन इट इज कॉल्ड A2 प्लस FL। अगर फैमिली लेबर के साथ साथ हम लैंड की वैल्यू, लैंड का रेंट, कैपिटल, वो सारी चीजें भी ले लेंगे, देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, दैट इज C2। तो आज की डेट में जो MSP अनाउंस होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ A2 प्लस FL। आई होप कि आपको ये चीज कंसेप्ट क्लियर होगा। मैंने ये चीज इसलिए बताई क्योंकि MSP काफी न्यूज में रहा, तो क्या पता आपको पूछ सकते हैं कि आज की डेट में जो MSP गवर्नमेंट अनाउंस करती है वो किस बेसिस पे करती है? A2 के बेस पे, A2 प्लस FL के बेस पे और C2 के बेस पे, दैट इज A2 प्लस FL के बेस पे MSP अनाउंस करती है गवर्नमेंट। और कौन अनाउंस करते हैं? CCEA। और उसको कौन रिकमेंड करता है? CACP। आई होप कि ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है दैट इज APMC एक्ट, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमेटी एक्ट। अब ये मैंने क्यों आपको मैं लेके आया हूं, हमें सिर्फ ऊपर से ब्रीफ देखना है, क्या पता आपको पूछ ले APMC फुल फॉर्म इज, नीचे 4 ऑप्शन दे दे, तो यू नेवर नो, क्योंकि ये न्यूज में रहा एंड इट आल्सो रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक लेके आया हूं। दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमेटी एक्ट। APMC एक्ट क्या है? आपने सभी ने सुना होगा मंडीज के बारे में सभी ने सुना होगा। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, हमारे जम्मू सिटी में आप कहीं भी जाओगे ना, किसी करियाना शॉप पे जाओगे या किसी फ्रूट वाले के पास जाओगे, आप बोलोगे ना भैया यार ये 10 रुपए का आम एक केजी आम दे देना, कैसे लगाए? वो कहेगा 60 रुपए केजी लगाए। भैया यार इतना रेट? वो कहेगा भाई हमें मंडी से ही इतना आ रहा है। मीन्स कि अगर आप करियाने वाली दुकान पे चले जाओगे, उससे लोगे कि भैया आलू दे देना जी, हाँ जी कैसे लगाए? 20 रुपए किलो। तो भैया इतने महंगे? वो कहेगा नहीं जी मंडी से ही 18 रुपए आ रहा है। मतलब क्या कि ये जो हमारे जम्मू में या पूरे JNK में या पूरे इंडिया में जो भी सप्लाई आ रही है वो कहां से आ रही है? मंडी से। APMC एक्ट में बोला गया, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमेटी एक्ट में बोला गया कि कोई भी होलसेलर, कोई भी रिटेलर या कोई भी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज अगर इनको अगर फार्म आउटपुट खरीदना है, फार्मर का आउटपुट खरीदना है, एंड ये कहां से खरीदेंगे? ये कुछ रिकॉग्नाइज्ड मंडी से खरीदेंगे। इवन कि जो फार्मर होगा वो भी अपनी आउटपुट क्या होगी? इन्हीं मंडीज में बेच सकेगा। मींस जो भी व्यापार होगा, जो भी ट्रेडिंग होगी, बाय एंड सेल का जो भी होगा, वो सारा कहां होगा? मंडीज में। ये एक मंडी है, फार्मर आएगा अपना जो भी उसकी आउटपुट होगी वो यहां मंडीज में लेके आएगा, और जो भी हमारे होलसेलर होंगे, रिटेलर होंगे, वो जाएंगे इन मंडीज में। मींस इन मंडीज में क्या होगा? बाय एंड सेल अंडर APMC एक्ट। APMC में कहा गया कि इन मंडीज गवर्नमेंट ने क्या किया कि जैसे कुछ एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, उस एरिया को रिकॉग्नाइज कर दिया अंडर APMC कि जो भी बाय एंड सेलिंग होगी इस एरिया में होगी, जो भी बाय एंड सेलिंग, और इसको बोल दिया गया मंडीज, APMC मंडीज।
कि बाय एंड सेलिंग जो भी होगी इन एरिया में होगी, इससे बाहर नहीं होगी। ये गवर्नमेंट ने अंडर एपीएमसी एक्ट बोला। क्या बोला? इसके अंडर बन गई इस्टेब्लिश्ड मंडीज। समझ आ गया? जैसे हम नरवाल मंडी होगी कि भाई जो भी होगा, जो भी किसानों की जो आउटपुट होगी सारा नरवाल मंडी जाएगा, वहां पे जो भी ट्रेड होगा फिर हम आरती देखते हैं, वो हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, सिंपली आप याद रखो अंडर एपीएमसी एक्ट ये जो मंडीज थी ये बन गई कि जो किसान होगा वो अपना जो भी उसकी आउटपुट होगी वो आप सारी आउटपुट लेके जाएगा मंडी में, और जिसको जो भी होलसेलर होंगे वो भी जाएंगे मंडी में। एक रिकॉग्नाइज्ड एरिया को बना दिया मंडीज, और यहां पे सारा व्यापार होगा। क्लियर हो गया? अंडर एपीएमसी एक्ट। अब रिसेंटली क्या किया गया है? रिसेंटली जो अभी जो फार्म बिल आए थे उनमें से एक बिल था जिसमें ये चेंज की गई है कि पहले क्या होता था कि सिर्फ गवर्नमेंट ने कहा कि आप इससे बाहर ट्रेड नहीं कर सकते, आपको सिर्फ यहीं पे ट्रेड होगा, जो भी मंडीज होंगी जो भी यहां पे। अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आप इनसे बाहर भी ट्रेड कर सकते हो। आपको ये जरूरी नहीं है कि जो भी आपका आउटपुट होगी या जो भी होलसेलर होगा या जो भी रिटेलर होगा या जो भी फूड प्रोसेसिंग कंपनी होगी, वो जरूरी नहीं होगा कि उसको पहले मंडी में आना पड़ेगा और वहीं से खरीदना पड़ेगा। आप मंडी से बाहर भी डायरेक्ट फार्मर से खरीद सकते हैं। पहले एपीएमसी एक्ट के अंदर क्या था कि ये मंडीज हैं, एक एरिया स्टैब्लिश कर दिया, किसान आएगा अपनी आउटपुट लेके और यहां पे सारे होलसेलर रिटेलर और यहां पे उनका ट्रेड होगा। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ऐसा जरूरी नहीं है, आप इनसे बाहर भी डायरेक्ट भी ट्रेड कर सकते हो। ये रिसेंट अमेंडमेंट हुई है अंडर एपीएमसी एक्ट, ठीक, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमेटी एक्ट। ये रिसेंट अमेंडमेंट हुई है कि भाई आप इसके बाहर भी जाके ये जो बेच सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। क्लियर हो गया कि एपीएमसी एक्ट के अंडर क्या था कि मंडीज बनाएगी। मंडीज क्यों बनाई गई? कि भाई आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इसी में एक कंसेप्ट है दैट इज ई नैम। ई नैम दैट इज इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। देखो अंडर एपीएमसी हमने क्या था, जैसे सपोज करो ये जे&के है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये चार हैं। जे&के के अंडर, ये मैं एग्जांपल से समझो, ये कोई मंडी है, अंडर एपीएमसी जे&के में मंडी बनी जहां पे ट्रेड होगा, पंजाब में बनी, हरियाणा में बनी, हिमाचल प्रदेश में बनी, अंडर एपीएमसी। अब क्या हुआ? अब ये जो जे&के की मंडी है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अब इन सभी मंडीज को क्या किया गया है? इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट किया गया है। एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है ई नैम। एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है ई नैम। इस पोर्टल के थ्रू कि जैसे सपोज करो ये पोर्टल है, यहां पे क्या होगा, जे&के की जितनी भी मंडीज हैं, पंजाब की मंडीज या हरियाणा, यूपी, इवन की साउथ की मंडीज आपस में कनेक्ट होंगी। मींस किसान क्या करेगा, जो भी ट्रेडर होगा, जैसे मंडीज में क्या होता था, ट्रेड होता था बिटवीन द होलसेलर, रिटेलर और फूड प्रोसेसिंग कंपनीज एंड द फार्मर्स। तो इसमें क्या होगा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी कि अगर सपोज करो कोई किसान है, उसको अपने राइस बेचना है, चावल बेचने हैं, तो वो देखेगा कि भाई जे&के में कितना रेट है, इस पोर्टल पे जाके पंजाब में कितना रेट है, हरियाणा में कितना है और हिमाचल प्रदेश, जहां पे उसको सबसे ज्यादा रेट मिलेगा वो ऑनलाइन ट्रेडर के साथ कनेक्ट करेगा और वहीं पे अपनी ऑनलाइन सेल कर देगा और बेच देगा। This portal, this electronically market is known as Electronic National Agriculture Market, that is E-NAM। समझ आ गया? E-NAM क्या है कि जितनी भी established मंडीज थी अंडर एपीएमसी एक्ट, उनको इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट किया गया थ्रू ए पोर्टल दैट इज नोन एज E-NAM। आई होप कि आपको यह चीज क्लियर होगी कि भाई E-NAM का क्या मतलब है। समझ आ गया? अब हम ये सारी चीजें पढ़ने के बाद कि आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि फैक्ट्स हमने देख लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन देख लिया, फिर हमने एमएसपी का देख लिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फिर हमने एपीएमसी एक्ट देख लिया एंड ई-नैम। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको लेके आता हूं, जैसे एफआरपी क्या होता है, दैट इज एफआरपी। एफआरपी की फुल फॉर्म होती है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस हमने देखा फॉर वेरियस क्रॉप्स गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम प्राइस इशू करती है जिसको हम बोलते हैं एमएसपी।
लाइक राइस, व्हीट, कॉटन, जूट, इन सभी के लिए गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट इशू करती है जिसको बोलते हैं एमएसपी। अगर बट फॉर शुगर केन जो मिनिमम सपोर्ट इशू की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड एफआरपी। देखो एफआरपी और एमएसपी सेम है, नाम चेंज है। जब हम मिनिमम सपोर्ट इशू करेंगे शुगर केन के लिए उसको बोलते हैं एफआरपी, दैट इज द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। जब हम मिनिमम सपोर्ट इशू करते हैं फॉर वेरियस क्रॉप्स जिसको बोलते हैं हम एमएसपी। तो एफआरपी एक बार ऑब्जेक्टिव आ चुका है कि एफआरपी इज रिलेटेड टू विच, दैट इज नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, राइस, व्हीट, शुगर केन और नन ऑफ दिस। एफआरपी इज रिलेटेड टू शुगर केन। शुगर केन का मिनिमम सपोर्ट दैट इज announced by the government of India, that is announced by the cabinet committee on economic affairs, is called fair and remunerative price. I hope कि आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि एग्रीकल्चर में हमने फैक्ट्स देखे कि एग्रीकल्चर का कितना शेयर है, फिर उसके बाद हमने एमएसपी का देखा, फिर उसके बाद हमने कुछ चीजें देखी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो भी हमारे बच चुके हैं, दैट इज वेरियस स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर जो न्यूज में थी, उसके साथ साथ उसके इंस्टीट्यूशंस, और फाइनली हम इसको ब्रीफ में देखेंगे कि भाई एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे रोल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।